हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सी टेट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो शुरू करते हैं। बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों के उद्धरण और उसके सटीक व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो व्यक्तिगत विकास के लिए ऐसा कोई भी अनुमान या भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आगे है, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। आगे है, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की दर क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो हमारे यहाँ पर सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, क्रमबद्ध नहीं होता है। तो ये भी क्या है, सही है, क्रमबद्ध नहीं होता। विकास अव्यवस्थित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है और ये कभी भी बंद नहीं होने वाली है और ये तीव्र गति से चलती रहती है। विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं अथवा इसमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। विकास के द्वारा बालक की विभिन्न योग्यताओं तथा क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। अतः विकास सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूर्त रीतियां सीखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षीय समय। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब बाहर निकलता है तो वो हर एक चीज़ से क्या है, ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो अनुकूलन जो है समायोजन और समावेशन है। संतुलीकरण, तो एक पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन में समायोजन और व समावेशन दो मूल प्रक्रियाओं का समाहित करता है। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसमें ही बच्चे जो है लंबाई, चौड़ाई, भार इन सबको तो व्यवस्थित कर लेते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाइयाँ महसूस होने लगती हैं। तो 7 और जो 12 तक जो समय है मूर्त संक्रियात्मक, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य क्या है। तो व्यक्तिगत वाक्य जो है बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। यानी बच्चा जब प्राइवेट स्पीच करता है तो सिर्फ अपने आप को निर्देशित करने के लिए करता है, ना कि ईगो सेंट्रिक वो होता है। आगे देखते हैं, ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करता है। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार किस प्रकार मदद करता है, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके जो है हम उसमें चेंज कर सकते हैं अधिगम में। अगला क्वेश्चन है, पूजा अपनी दोस्त से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। तो पूजा का लॉरेंस कोल्हावर के नैतिक के किस विकास और चरण, मतलब चरण की बात यहाँ पर कर रही है। तो आज्ञा और दंड, तो यहाँ पर क्या है, एक डर है कि अगर हमने नियमों का पालन नहीं किया तो वो क्या नहीं करने देगी। तो आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी है, ये नहीं, सही नहीं है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित किया जा सकता है। हाँ, तो ये ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जो है उनके अनुकूल है। तो बुद्धिमत्ता एक स्थायी और तथा एक स्थिर और
स्थायी विशिष्टता है, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशेषता नहीं है, बल्कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहु प्रकारीय होता है। अर्थात इसमें भिन्न भिन्न तरह की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अथवा अर्थ ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो यह अनिवार्य रूप से उसका संकेत नहीं करता और उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी, कम होगी, कितनी होगी। उन्होंने बताया कि किसी समय का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ भी कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षक का सक्रिय भूमिका होती है और विद्यार्थी निष्क्रिय। तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है, तो ये भी गलत है। सक्रिय भूमिका तो दोनों की ही क्या है, सक्रिय भूमिका, मतलब टीचर भी उतना ही बोलेगा और विद्यार्थी ही, मतलब दोनों के जो तराजू हैं वो बराबर ही होंगे, तभी उसको हम बाल केंद्रित शिक्षा हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पर गलत हो जाएंगी, क्योंकि ये जो ए और आर है ये क्या हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता रखता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर जोर देती है, तो ये जोर देती है पाठ्यचर्या का लचीलापन। आगे देखते हैं, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। तो मूल्यांकन का जो केंद्र है, अधिगम क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन हमें मूल्यांकन के द्वारा करना चाहिए। मतलब वो क्या सीख रहा है परंतु कैसे सीख रहा है, हमें इसी बात पर मूल्यांकन करना चाहिए, ना कि कितने नंबर किस में आए इतने पे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की बैठक करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना ही क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगी। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष है, जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। यह सीखने वालों को गतिविधि देने के लिए अधिगम की अपनी रणनीति को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। यह बच्चों को बढ़ावा देता है और ये सीखने वालों को अर्थ के निर्माता एवं सामाजिक संपर्क के माध्यम से ज्ञान के निर्मित रूपों को देखता है। सामाजिक संरचनावादी कक्षा में सहकर्मी शिक्षक, सामूहिक गतिविधि, गरिमापूर्ण चर्चा, सहकारी शिक्षा, आमने सामने बातचीत आदि को प्रधानता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर 325 और 886 को जमा करो, तो ये तो कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है। बाल विवाह पर प्रतिबंध ये भी नहीं, परिभाषा भी नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारकों का विश्लेषण करके प्रदूषण के विभिन्न उपाय अपनाए जाएं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तभी उनकी जो है चिंतनशील होगी, क्योंकि सारी में रटन पद्धति सारे ऑप्शन में थी। आगे है, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। समालोचन पूछा गया है, समावेशन पूछा गया, तो विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाए, तो ए ही सही हो जाएगा। यहाँ पर हतोत्साहित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, सही है। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविधि आकलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विद्यालयों में समावेश की संस्कृति को दर्शाता है। समावेशी विद्यालय में कार्यरत कक्षा शिक्षकों को अपनी अपनी कक्षा में निष्पक्ष बालकों को बिना भेदभाव या अलगाव के समाज की मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी होती है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है। खुद की दिव्यांगता पर
दया जैसे भाव नहीं रहते, वे स्वयं को आम बालकों जैसे ही समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। ये बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करने से बचना चाहिए, जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सम्मान और संस्कृति की स्वीकृति को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों को अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित करती है? पढ़ने से संबंधित है तो यहाँ पर कैलकुलिया नहीं होगा, ग्राफिया जो है नहीं होगा, डिसलेक्सिया जो है वाचन वैकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या बचना महत्वपूर्ण है? तो ऊपरी मंजिल पर कक्षा, पुस्तकालय और प्रयोगशाला का आवंटन करना, इससे बचना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है तो अभी सारी चिंतन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने के सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो सी ऑप्शन, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, इन सब से बचना चाहिए। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? तो आंसर क्या है? गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे द्वारा दी गई शिक्षण सामग्री के सक्रिय प्राप्तकर्ता हैं। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो है बच्चे का ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संपत्ति को पढ़ने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? संपत्ति को पढ़ने के लिए बचना चाहिए उस संपत्ति के असत्य उदाहरण। आगे है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगी अधिसंज्ञान। क्या हो जाएगी? स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता दर्शाती है अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारित, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, ये सारी की समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। आर है, ये विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करता है। तो ए और आर दोनों ही सही है और व्याख्या भी यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना में गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो गतिविधि को महत्व न मिलने जाने पर उनको बोरियत महसूस होने लग जाती है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाना अनुचित तरीका है? तो विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने की अनुमति अनुचित तरीका है। प्रतिपुष्टि को विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में एवं गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित करने के देना चाहिए। साथ ही
अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना चाहिए। शिक्षा में प्रतिपुष्टि का अर्थ है किसी शैक्षिक उद्देश्य के संदर्भ में छात्र छात्राओं को उनके प्रदर्शन की जानकारी देना और इस बारे में उनका मार्गदर्शन करना कि वे किस तरह अपने सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।